26 मई 1993 ओलंपिया स्टेडियम म्यूनिक 93 का चैंपियंस लीग फाइनल बिटवीन एसी मिलान एंड ओलंपिक दे मार्से। एसी मिलान पिछले 5 सालों में अपना तीसरा चैंपियंस लीग फाइनल खेल रही थी। दिस वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लब टीम्स वी हैव सीन इन फुटबॉल सो फार। पर उस टीम में एक स्पेसिफिक प्लेयर पे पूरी दुनिया की नजर थी एंड सरप्राइजिंग बात ये थी कि ये आखिरी बार होने वाला था। 5 साल पहले 1988 यूरोज फाइनल, सेम स्टेडियम, सेम प्लेयर एंड एक बार फिर से पूरी दुनिया की नजरें उसी एक प्लेयर पे होने वाली थी, बट दिस टाइम एज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। सिर्फ 5 सालों में वो प्लेयर फुटबॉल पे ऐसी छाप छोड़ने वाला था कि आज के दिन तक हर फुटबॉल फैन यही बात करता है कैसे मार्को वैन बैस्टन बिकेम द बिगेस्ट व्हाट इफ ऑफ फुटबॉल। देवी और सज्जनों, स्वागत है मेरे चैनल की वन ऑफ द फेवरेट सीरीज में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हाउ गुड वाज मार्को वैन बैस्टन। एक पल के लिए इमेजिन करो हम मॉडर्न फुटबॉल का सबसे परफेक्ट स्ट्राइकर बना रहे हैं। हम रॉबर्ट लेवेंडोस्की का फिनिशिंग इंस्टिंक्ट लेंगे, हम सुआरेस की अनप्रेडिक्टेबिलिटी लेंगे, ज़ेलेटिन की एरियल डोमिनेंस लेंगे, बेंजेमा का लिंकअप लेंगे। वो फास्ट होगा, वो एजाइल होगा, ही वुड बी डिपेंडेबल इन बिग मूवमेंट्स एंड वो इतना खतरनाक प्लेयर होगा कि अपने 5 साल की प्राइम में 3 बैलन डॉर जीत जाए एंड ये सब कुछ कर कराने के बाद वो 28 साल की उम्र में फुटबॉल से गायब हो जाए। इट सीम्स इम्पॉसिबल राइट? पर फुटबॉल की सबसे शानदार बात यह है कि देयर इज नथिंग लाइक इम्पॉसिबल इन दिस स्पोर्ट। 1981 आयेक्स ने एक 16 साल के यंगस्टर को साइन करा अपनी यूथ अकेडमी में। ही वॉज प्लेइंग फॉर अ फ्यू लोकल क्लब्स इससे पहले एंड स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल एट द वेरी अर्ली एज ऑफ 7-9 ईयर्स। उसका बड़ा भाई भी फुटबॉलर बनना चाहता था एंड आयेक्स की अकेडमी में भी ट्रायल देके रिजेक्ट हो चुका था। पर इस लड़के के साथ कुछ अलग था। 16 साल की उम्र में ही मार्को वैन बैस्टन वाज ऑलरेडी वे अहेड ऑफ एवरीवन एल्स ऑफ हिज एज। आयेक्स की यूथ अकेडमी में साइन अप करने के पहले ही सीजन के अंदर उसको मेन टीम में कॉल अप आ जाता है। वो एक इंस्टिंक्टिव फिनिशर था, ही वाज फास्ट, ही वाज एजाइल एंड उसकी एरियल डोमिनेंस वाज ग्रेट अकॉर्डिंग टू हिज एज। 1981-82 सीजन में ही मेक्स हिज प्रोफेशनल डेब्यू एट द एज ऑफ 16 एंड वो डेब्यू की खास बात ये थी कि ही केम ऑफ द बेंच टू रिप्लेस नन अदर देन योहान क्राइफ। अपने डेब्यू मैच में योहान क्राइफ को रिप्लेस करके आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बट मार्को वैन बैस्टन वाज वे अहेड ऑफ दैट बिकॉज ही स्कोर्ड हिज वेरी फर्स्ट गोल इन हिज डेब्यू। अगले सीजन की शुरुआत आते आते एवरीबॉडी रियलाइज कि दिस बॉय इज समथिंग स्पेशल, बट उस टाइम पे आयैक्स में खेल रहा था यूरोपियन गोल्डन बूट विनर विम कीफ्ट अलॉन्ग विद योहान क्राइफ। तो उस अटैकिंग पार्टनरशिप में एक परमानेंट रोल ढूंढ पाना किसी भी प्लेयर के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला था। बट सिर्फ 17 की एज में मार्को वैन बैस्टन बिकेम एक रेगुलर सब्स्टिट्यूट। 1982-83 सीजन के अंदर ही गॉट 25 अपीयरेंसेस जिसमें उसने 10 गोल स्कोर करे और 1 असिस्ट भी दिया। अब ये उन दिनों की बात है जब डच लीग यूज्ड टू बी वन ऑफ द टॉप लीग्स अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पर खेलते थे वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स एंड यूरोपियन गोल्डन बूट का सेम टीम में होना वाज एक टीचिंग लेसन फॉर अ यंग वैन बैस्टन। पर चीजें इंटरेस्टिंग होती है नेक्स्ट सीजन जब विम कीफ्ट लीव्स आयैक्स। अब सिर्फ 18 साल की उम्र में मार्को वैन बैस्टन बिकेम द स्टार्टिंग स्ट्राइकिंग ऑप्शन फॉर आयैक्स। पर इंटरेस्टिंग चीजें हो रही थी योहान क्राइफ के एंड से भी। 2 सीजन लगातार 1981-82 सीजन एंड 82-83 सीजन आयैक्स एयरडिवीजी टाइटल जीती थी। योहान क्राइफ वाज ऑलमोस्ट 36 एंड ये एक ऐसा टाइम था जहां पर आयैक्स वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू रिप्लेसिंग योहान क्राइफ। तो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस के अंदर लॉट ऑफ फड्डों की वजह से आयैक्स डिसाइडेड टू लेट योहान क्राइफ गो एंड यहां पर कर दी आयैक्स ने गलती, क्योंकि योहान क्राइफ लेफ्ट आयैक्स to join their biggest rivals at the age of 36. Johan Cruyff goes on to join Feyenoord, their biggest rivals. तो जहां सबको लग रहा था कि हम उन्हें फाइनली मार्को वैन बैस्टन और योहान क्राइफ की अटैकिंग पार्टनरशिप देखने को मिलेगी डिस्पाइट योहान क्राइफ की एज, योहान क्राइफ फेल्ट बिट्रेड बाय आयैक्स एंड एंडेड अप जॉइनिंग उसके सबसे बड़े राइवल्स। बट द थिंग अबाउट ग्रेटनेस इज कि उसकी कोई एज नहीं होती। आने वाले सीजन में मार्को वैन बैस्टन स्टार्टेड ईच एंड एवरी गेम फॉर आयैक्स एंड एंडेड अप विनिंग द लीग गोल्डन बूट।
उस सीजन 31 मैचेस में 31 गोल्स और 6 असिस्ट देकर मार्को वैन बैस्टन became the league top scorer. But despite all that, he was not able to beat the greatness of Johan Cruyff, क्योंकि Johan Cruyff at the age of 37 at that point won the league with Feyenoord, breaking Ajax की domination and won the player of the season award as well. उस सीजन के बाद एक 19 साल के मार्को वैन बैस्टन की योहान क्राइफ से comparisons तो बनने ही थे. योहान क्राइफ was much more a complete player and दूसरी जगह पर वैन बैस्टन को बोला जा रहा था कि वो एक बहुत यूनिक डायमेंशनल स्ट्राइकर है. Though Van Basten was getting better with each and every game, he was scoring different kind of goals. He was like overall complete striker in each and every sense. But the comparisons with Johan Cruyff was much more about a part of goals, and this was taken personally by Marco Van Basten. क्योंकि next season यानी 1984-85 season में Ajax goes on to win their 22nd league title. They do a comeback under Marco Van Basten, जो दूसरे सीजन लगातार उस लीग का टॉप स्कोरर बन चुका था. But the difference here was कि इस सीजन 38 मैचेस में he scored 27 goals and gave 20 assists. And this was the time जहाँ पे Van Basten showed everybody in the world कि he was not just a goal scoring striker, he was lot more than that. He could dribble well, he could drop down below and play on that number 10 position, he could become an essential part of a system while progression as well. उसका weak foot was just as good as strong foot when it came to finishing, and उसका strong foot तो was out of this world. वो एथलेटिक था, he could score bicycles, he could score free kicks, he could score from each and every angle you can possibly imagine. ये वो पॉइंट था जहाँ पे हर कोई यूरोप में मार्को वैन बैस्टन की बात कर रहा था. लेट मी रिमाइंड यू दोस्तों, एट दैट पॉइंट एरिडिवीजी वाज वन ऑफ द टॉप लीग्स इन द वर्ल्ड. टेक्निकलिटी के एस्पेक्ट में मार्को वैन बैस्टन वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम. ही वाज गुड इन लिंक अप, ही वाज ए कंप्लीट स्ट्राइकर फ्रॉम अ मॉडर्न फुटबॉल पॉइंट ऑफ व्यू. उसकी फिनिशिंग स्किल्स वर ऑब्वियसली नॉट जस्ट वेल डेवलप्ड उसके टाइम के हिसाब से. उसकी बॉल striking ability, उसके passes, उसका hold up play, each and everything was way better that anybody has ever seen in football so far. But things were about to get way better यहाँ से, क्योंकि 1985 में Johan Cruyff comes back to Ajax, but this time as a manager. Johan Cruyff Marco Van Basten का potential समझता था, and this is how he unleashed Marco Van Basten, क्योंकि उस season in just 34 games he ended up scoring 39 goals and giving 4 assists. उस सीजन मार्को वैन बैस्टन फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो विंस द लीग गोल्डन बूट. ही स्कोर्स 37 गोल्स लीग के अंदर ओनली, एंड वो 37 गोल्स अभी तक अनमैच्ड है इवन टिल डेट, डिस्पाइट रोमारियो, रोनाल्डो नजारियो, लुइस सुआरेज, रूड वैन निस्टेलरॉय. ऐसे स्ट्राइकर्स खेले एरिडिवीजी में तब से लेके अब तक, बट कोई भी एक सीजन में 37 गोल्स का मार्क टच नहीं कर पाया ever since Marco Van Basten. But just when you thought कि that might be his ultimate form, he evolved even more, क्योंकि next season यानी 1986-87 में in 43 matches he scored 44 goals and gave 10 assists. 4 seasons in a row he was the golden boot winner of that league. But this was also the season which was the starting of ankle issues of Marco Van Basten. Marco Van Basten के दोनों ankles के ligaments बहुत ज़्यादा weak थे. They were highly injury prone and वो काफ़ी सारी situations में काफ़ी easily twist हो जाते थे. 1986 में अपनी ये ankle issues की वजह से despite playing so many games in pain, he decided to have एक injury अपने left ankle के ऊपर. पर at this point, despite playing in a lot of discomfort, Marco Van Basten को खुद को और पूरे यूरोपियन मार्केट को समझ आ गया था कि this player has outgrown this league, and that is where we enter the golden period of AC Milan. उस टाइम तक AC मिलान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी. उन्होंने अपना लास्ट लीग टाइटल 1979 में जीता था, लेकिन तब से लेके अब तक वो 2 बार रेलीगेट हो चुके थे, जिसमें से एक बार वॉज पुअर फॉर्म बट दूसरी बार वॉज बिकॉज ऑफ एक स्कैंडल. दोस्तों यू नो दोस्तों, इटालियन फुटबॉल एंड स्कैंडल हम लोगों को तो पता ही है दोस्तों. यू नो द मैग्निम ओपस ऑफ माई चैनल, मैग्निम ओपस, मैग्नी को कुछ होता है ऐसा, रुको एक सेकेंड, मैग्नम ओपस दोस्तों, माफ़ी. 20th Feb 1986 को Berlusconi buys AC Milan, and this was supposed to be the start of the rise of AC Milan, not just in Italy but like overall Europe के अंदर. At that time Italian football के अंदर foreigners खिलाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 slots available होते थे. तो अपनी पहली ही transfer window के अंदर they go out and buy the best player in the world, which was actually Ruud Gullit, Marco Van Basten का teammate.
But the second player they signed was none other than Marco van Basten himself. अब ये 1987-88 वाला season was very injury prone for Marco van Basten. He missed out majority of the season and a lot of important matches. But at that point, Ruud Gullit was the best player in the world and he carried AC Milan legit. Van Basten उस season 19 matches में 8 गोल स्कोर करता है और 3 असिस्ट देता है. But Arrigo Sacchi, who was the great manager जिसके अंडर ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा था, he led this team in contention with Napoli to win the title. And you know दोस्तों कौन सी Napoli? The Maradona Napoli. लीग के आखिरी 3 मैच डेज में they faced Napoli in a title decider fixture. एक ऐसा मैच which they won at Napoli's home, but Marco van Basten scored a goal late into the game after coming off the bench. तो despite अपने पहले ही सीजन में with AC Milan under the new ownership, under the new manager, they won the league, which was a very big feat in itself. But Marco van Basten personally did not really count this as a success for himself. Now obviously दूसरी जगह उसका teammate Ruud Gullit was the best player in the world. He was winning the Ballon d'Or and he was legit carrying AC Milan to the league titles. Fans and media started talking कि कैसे उन्हें Van Basten बेच देना चाहिए for a better player, क्योंकि उन लोगों के पास 2 ही slot है to play international players. Things were becoming very difficult for Van Basten. He was seeing his way out after just 1 season. But that is where enters the 1988 Euros. Now despite having so many great international teams overall duration में at Netherlands international level के ऊपर, they were never able to win any international trophy. 1970s की जो golden generation थी of Netherlands with all those Johan Cruyff, even that reached World Cup final twice but could not win any. But till date, Netherlands की history की इकलौती trophy is that 1988 Euros. All thanks to one man, Marco van Basten. 1988 के यूरोस के ग्रुप में नेदरलैंड्स हैड सोवियत यूनियन, आयरलैंड एंड इंग्लैंड. वो अपना पहला मैच सोवियत यूनियन से, which was one of the strongest international sides at that time, हार जाती है. Their second game was gonna be against England, once again a very tough side. But this time, Van Basten took things into his own hands. Second group stage match against England. Van Basten scores the first goal in the 44th minute. England replies in the 53rd minute with the Robson goal, but that match ends in favor of Netherlands क्योंकि Van Basten goes on to score a hat-trick. तीसरे लीग मैच में against Ireland, Wim Kieft, the same guy who was benching Van Basten, scored the winning goal. सेमीफाइनल में Netherlands were facing West Germany. उस मैच में 88th minute में Van Basten scores this beautiful winner. And then at the end comes the 1988 Euros final, जहाँ पे सोवियत यूनियन को 2-0 हराया नेदरलैंड्स ने, which had this crazy volley by Van Basten which shook the world. वो same fans, वो same media जो डिमांड कर रही थी AC मिलान से कि वो Van Basten को बेच दे, were going crazy for him. Everybody was waiting कि Van Basten आने वाले सीजन में क्या करने वाला है. And he did not let them down. He started off the season stronger than ever. उस सीजन वो 48 मैचेस खेला, 33 गोल स्कोर करे, 13 असिस्ट दिए and also won the 1988 Ballon d'Or. He led that AC Milan side to win the Champions League title. वो सेमीफाइनल्स में रियल मैड्रिड को हराते हैं, जहाँ पे रियल मैड्रिड के होम पे इक्वलाइजर स्कोर करता है वैन बास्टन. रिटर्न लेग में दे कंप्लीटली डोमिनेट रियल मैड्रिड, बट इन द फाइनल्स दे फेस द करंट चैंपियंस जिनको दे बीट 4-0. इटालियन लीग एट दिस पॉइंट वाज फेमस अराउंड द वर्ल्ड कि यहाँ पर गोल स्कोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट वैन बास्टन का वाइल प्लेइंग इन इटली, स्कोरिंग सो मेनी गोल्स, दैट टू बीइंग अ कंप्लीट प्लेयर ऑन द पिच, इन्वॉल्व इन बिल्डअप, असिस्ट प्रोवाइड करना, उसके सेट पीस के ऊपर स्ट्रेंथ, ईच एंड एवरीथिंग मेड हिम द परफेक्ट प्लेयर एट दैट पॉइंट. नेक्स्ट सीजन यानी 1989-90 सीजन की शुरुआत में मार्को वैन बास्टन गेट्स एक और एंकल सर्जरी. तो एज यू वुड नोटिस कि ये सारी ड्यूरेशन के बीच में, ये सारे सीजन्स लगातार मार्को वैन बास्टन वाज प्लेइंग विद अ लॉट ऑफ एंकल पेन. उस सीजन में ही स्टार्ट्स ऑफ स्लो, ही मिसेस अ फ्यू मैचेस, बट देन एट द एंड हिज एक्सीलेंस वाज टू गुड टू नॉट कैच अप. इवन उस सीजन में इन 40 मैचेस ही स्कोर्स 24 गोल्स एंड गिव्स 7 असिस्ट. एसी मिलान उस सीजन कंट्रोवर्शियल रीजंस की वजह से लीग हार जाती है, बट दे एंड अप winning the Champions League for second year in a row, and Marco van Basten also wins the 1989 Ballon d'Or. At this point, AC Milan and Marco van Basten were both at the top of the world. They were the best team and the best player along with each other. And ये सब कुछ हो रहा था under the managership of the great Arrigo Sacchi, who is obviously referred to as one of the greatest managers, जिसका impact रहा है फुटबॉल के ऊपर. पर यहाँ पर भिड़ जाती है
between this player and that great manager. 1989-90 सीजन आने तक वैन बैस्टन का कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट रन आउट हो रहा था एंड ही वाज नॉट रियली कीन टू नेगोशिएट द टर्म्स वंस अगेन विद एसी मिलान क्योंकि ही वाज मोर इंटरेस्टेड टू गो टू बार्सिलोना. बार्सिलोना एट दैट पॉइंट वाज बीइंग कोच्ड बाय योहान क्राइफ, वही मैनेजर जिसके अंडर वैन बैस्टन का अल्टीमेट रूप अचीव हुआ था. He was in love with Johan Cruyff not just as a player क्योंकि he looked forward to him as a mentor, but उसकी मैनेजर एबिलिटी के ऊपर पूरा ट्रस्ट था वैन बैस्टन को. ये एक ऐसी चीज थी जो कि अरीगो साची को ईगो पे हर्ट करती थी. तो 1990-91 सीजन की शुरुआत में देयर वर ऑलरेडी अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वैन बैस्टन एंड अरीगो साची. द ओनर हैड टू स्टेप इन. बर्लस्कोनी खुद पर्सनल टर्म्स पे दोनों के साथ बैठ के लड़ाई रिजॉल्व करवाता है, मेक्स वैन बैस्टन साइन अ रिन्यूअल. Things continue but not for so long. उस सीजन वैन बैस्टन की गोल स्कोरिंग में बहुत मेजर डिप आता है. इन 34 मैचेस ही स्कोर्स जस्ट 11 गोल्स एंड गिव्स 7 असिस्ट. ओलंपिक मार्से के अगेंस्ट चैंपियंस लीग मैच खेलते टाइम अगेन एक काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ की वजह से, बिकॉज ऑफ एक मैच के बीच में फ्लड लाइट्स के बंद हो जाने की वजह से मैच अबैंडन किया जाता है. द मैच इज रिकॉल्ड बट देन एसी मिलान डिसाइड्स नॉट टू प्ले दैट गेम क्योंकि द फील्ड वॉज इन्फिल्ट्रेटेड बाय द मीडिया. व्हाट इज रॉन्ग विद माय टंग एट दिस पॉइंट. उसे कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से एसी मिलान वाज नॉट जस्ट एलिमिनेटेड फ्रॉम द चैंपियंस लीग, दे वर बैंड फ्रॉम यूरोप नेक्स्ट सीजन. और उस एक मैच के बाद बिकॉज ऑफ द एंटायर फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी एक फाइट ब्रेक हो जाती है बिटवीन अरीगो साची एंड वैन बैस्टन. तो apparently the story says कि अरीगो साची approached वैन बैस्टन to talk about tactics. Van Basten at this point was just fed up with Arrigo Sacchi. तो he told them कि अभी तक AC मिलान जो सक्सेस अचीव कर पाई है that is not because of you, but that is despite you being the manager. समझ रहे, तू मैनेजर है फिर भी हम जीत रहे, लगे ये हमारे हालात है. It became एक ego clash to the point that Arrigo Sacchi went on to Berlusconi and told him to choose one between Arrigo Sacchi and Van Basten. And Berlusconi had his favorites because he ended up choosing Van Basten. पर एक ग्रेट मैनेजर के हाथों से ये टीम जाने वाली थी एक और ग्रेट मैनेजर के हाथों में, because the next manager of AC Milan was going to be Fabio Capello. After being banned by Europe, पूरी की पूरी टीम का ध्यान था सिर्फ लीग के ऊपर, and that is what they achieved next season. Marco Van Basten 1991-92 सीजन में goes on to score 29 goals and 10 assists in 38 appearances and leads AC Milan to win the title Invincible. उसे एक सीजन की परफॉर्मेंस के लिए ही विंस द 1992 Ballon d'Or. दैट वाज हिज थर्ड इन 5 years. और अपने नेक्स्ट सीजन की शुरुआत से पहले यानी 1992-93 सीजन से पहले एक और सर्जरी. एट दिस पॉइंट वैन बैस्टन हैड गॉट ऑपरेटेड बाय 4 different डॉक्टर्स एट 7 different occasions. अपने एंकल्स को ठीक करने की कोशिश में he was becoming restless. The pain was unbearable for him. He was playing each and every match with continuous pain. Despite scoring all these goals, winning all those trophies, all those Ballon d'Ors, he was not happy with his ankles. Club doctors, club management, entire team was against Marco Van Basten getting एक और ऑपरेशन, but he was somehow confident कि बस इस एक ऑपरेशन के बाद मैं शायद ठीक हो जाऊंगा दोस्तों, मैं शायद ठीक हो जाऊं. But that was not the case. सीजन में वैन बैस्टन plays 22 मैचेस, scored 20 goals, gives 5 assists. चैंपियंस लीग फाइनल तक पहुंच गई थी AC मिलान. वैन बैस्टन had a lot of issues till that point उसके एंकल्स के अंदर and he wanted to get one more surgery. What was decided was कि ये चैंपियंस लीग फाइनल खेलने के बाद he is going to have एक अल्टीमेट एंकल सर्जरी जहाँ पे उसके दोनों एंकल्स खोल के साफ किए जाएंगे so that उसके ligaments and tendons can heal better way में. That is what was the plan was. AC Milan loses that Champions League final to Olympique de Marseille. Marco Van Basten was substituted out. He was limping entire match के अंदर and after 2-3 rough tackles, he was just unable to run anymore. At this point, Van Basten was just 28 years old. ये वही स्टेडियम है जहाँ पे 5 साल पहले 23 साल की उम्र में Van Basten technically announced himself to the world. He proved each and every hater wrong and he became the player he was today because of what he did उस एक स्टेडियम के अंदर. पर little did the world of football know कि that was the last time he was about to play the game. एक फाइनल के बाद वैन बैस्टन gets one more operation. He gets एक different type of surgery this time जहाँ पर उसके shin में और उसके ankles में काफ़ी सारी pins डाली जाती हैं. The recovery period was supposed to be more than 1 year, but it ends up taking 2 years. जिस period में he witnesses AC Milan win एक और Champions League title while he was on the sidelines. AC Milan को वो Champions League title उठाता देखकर वैन बैस्टन अंदर से टूट गया. After waiting for 2 years, he was still not in a position जहाँ पे वो rehab भी शुरू कर पाए. Despite
Despite the club doctors, the club ownership, Berlusconi himself ready to wait for him, Van Basten just gave up. And 17th August 1995 में he announced his retirement in a काफी emotional press conference. It is crazy to think कि Van Basten achieved all those things अपने इतने छोटे पीक के अंदर. And usually अगर हम historically देखा जाए तो it is after the age of 28 that strikers, especially like Van Basten, hit their peak. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तो 30 साल का होने के बाद ज़्यादा अचीव करा है, ज़्यादा गोल स्कोर करे हैं than before 30. सो सिर्फ 28 की एज पे वैन बास्टन प्लेड हिज लास्ट प्रोफेशनल फुटबॉल. 30 साल की उम्र में ही रिटायर्ड फ्रॉम फुटबॉल परमानेंटली बिकॉज ही जस्ट न्यू कि अब वो वापस फुटबॉल पे नहीं उतर सकता. बट इवन टिल डेट ईच एंड एवरी फुटबॉल फैन जो वैन बास्टन के बारे में जानता है यही सोचता है कि व्हाट इफ दैट गाय हैड स्ट्रॉन्गर एंकल्स. What if he had a longer career? Without shadow of a doubt, Van Basten is one of the greatest strikers that football has ever seen. One of the most complete strikers, modern day strikers को भी outperform करता है वो in a lot of technical sense, way ahead of his time. But at the end, football had different plans for him. और इसी के साथ खत्म करते हैं ये वीडियो ऑन हाउ गुड वाज मार्को वैन बास्टन. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब. कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ विच प्लेयर यू वांट मी टू मेक अ वीडियो अबाउट नेक्स्ट. हाँ मुझे टाइम लगेगा पर मैं बना दूंगा दोस्तों. यही तो एक सीरीज है जहाँ पे मैं थोड़ा सीरियस होकर तुम लोगों से फुटबॉल की बातचीत कर पाता हूँ, वरना तुम्हें पता ही है दोस्तों यापिंग कभी खत्म होती नहीं है. थैंक यू सो मच दोस्तों. लाइक सब्सक्राइब. सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फट्टे. बाय बाय.